मैं बस थोड़े कॉन्टेक्स्ट के साथ ही स्टार्ट करता हूँ कि व्हाई एम आई डूइंग दिस पॉडकास्ट। और मुझे ऐसा लगता है आप भी थोड़ा रिलेट करोगे उस थॉट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट फ्यू इयर्स में इतना काम किया और इतना ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन वगैरह किया, इतना सॉलिटरी टाइम बिताया अभी। मेरा काम भी ऐसा है, टीम भी पूरी रिमोट है। व्हेन आई यूज्ड टू राइट बुक्स राइटिंग तो वैसे ही बहुत ही सॉलिटरी काम है। आई फील लाइक इतने सॉलिटरी काम में लोगों से बात करने की जो प्रैक्टिस है, जो आदत है, वो बहुत कम हो जाती है। स्पेशली आउट ऑफ वर्क कॉन्टेक्स्ट। काम की बात करा लो वो फिर भी हो जाएगी, बट आउट ऑफ वर्क कॉन्टेक्स्ट काम के अलावा बात करने की आदत ही छूट जाती है। So this podcast is an attempt for me to get back to talking, learning how to just talk to people. I think it's a good idea. अगर मुझे आया होता तो मैं भी कर रहा होता। तो हम कर लो अभी, तो it's never too late. It's okay. मुझे कुछ और आइडिया आगे मैं वो करने लगे। हाँ, तो is it a relatable thought for you कि I can understand. किसी चीजों में इतने डीप चले जाओ कि you feel a little disconnect with the normal person walking on the road. I don't want to connect with ठीक है, तो आपसे मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था कि आपको मैं 13-14 साल से जानता हूँ, एंड जब भी हमारी बात होती है और खासकर जब भी किताबों की बात होती है, तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट philosophical books or biographies or economics or politics or those kind of books. Yeah. So I just wanted to talk about your evolution as a reader and what are you reading and just those kind of things. ये मोटा मोटा मेरे को ऐसा लगता है कि जो रीडिंग है वो अलग चीज नहीं है। रीडिंग इज लाइक एनी अदर एक्टिविटी टू इंटरैक्ट विद दुनिया, आइडियाज, जैसे भी लोग, एंड इतना जरूरी है दैट रीडिंग इज अल्टीमेटली एन एबिलिटी। तो जैसे कन्वर्सेशन करना के लिए इंग्लिश हिंदी सीखनी पड़ती है, वैसे ही आपको रीड करने की भी एक एबिलिटी है जो थोड़ा सा बनाना पड़ता है। एंड आई सी लॉट ऑफ पीपल हु नॉट स्पेंड इनफ टाइम टू बिल्ड दैट एबिलिटी, तो उसकी वजह से वो किताबें नहीं पढ़ पाते। बट अगेन इफ यू स्पेंड टाइम टू बिल्ड, कि आपको पढ़ना आ जाए, थोड़ा आप बोर नहीं हो, ये है वो है, तो मेरे हिसाब से तो उसके आसपास की कोई और चीज है ही नहीं। There is nothing else which comes close to it. What books you're reading right now and मेरे हाथ में जो किताब है वो है लाइफ इमिटेट्स चेस। अरे 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 एक और किताब जो आज सुबह आई है वो है चार्ली मुंगर की, ये वाली एल्मनाक। तो वो आई हैड लेफ्ट वॉरेन बफे वगैरह काफी देर हो गए, बट वो दोबारा से ये दोनों किताबें मुझे मिल गई, तो वो मैं लाइक these are the two books in my hand right now. They're slightly different from me. Let's talk about how life imitates chess. So how does life imitate chess? यार मेरे ना खुद के कई आइडियाज आ गए थे इसके रिगार्डिंग के हाउ लाइफ इमिटेट्स चेस। तो फिर ये गारी कस्पारोव ने लिखी है, तो मुझे लगा कि वन आई मस्ट क्रॉस चेक / लर्न फ्रॉम हिम कि हाउ लाइफ इमिटेट, वैसे उल्टा होना चाहिए। आई थिंक द टाइटल इज रॉन्ग। आई वुड हैव चोजन हाउ chess imitates life would have been better, but somebody who's dwelled into chess more before he indulged in life, तो उसके लिए शायद opposite होगा। How does life imitate chess? मेरे आइडियाज क्या है यार, इसको सिंपल रख सकते हैं। बेसिकली क्या है कि चेस के अंदर आप कई लाइंस को, कई आइडियाज को एक्सप्लोर करते हो जो ऑन द फेस ऑफ इट खराब लग रहे होते हैं। तो आई थिंक बेसिकली द एडवांस चेस प्लेयर्स, जितने आप एडवांस हो गए, यू स्टार्ट टू एक्सप्लोर आइडियाज दैट आर ऑन द फेस ऑफ इट फूलिश एंड पीपल विल नॉट एक्सप्लोर। चेस इज डीप इनफ कि वो उसमें इतना कुछ है कि आप एक्सप्लोर कर पाओ। बट इन लाइफ ऑल्सो समटाइम्स, एंड आई एंजॉय दैट अ लॉट, के
जो चीजें ऑन द फेस पे गलत लग रही है उसको एक्सप्लोर करके उसके अंदर से कई बार विनिंग पोजीशन निकल जाती है, जो आप अगर आपको नहीं पता या नहीं एटीट्यूड है। दिस इज द स्मॉल लिटिल थिंग जो मुझे बहुत ही ज्यादा अपील किया है। ऑल्सो आई थिंक दैट बेसिकली क्या है कि आई मीट अ फ्यू पीपल रिसेंटली जो कह रहे थे जिंदगी बड़ी सिंपल है, तो मेरे को मजा नहीं आता अगर जिंदगी बहुत सिंपल होती तो मुझे I like the idea that like chess there is lot to have nuances to focus upon in life। तो मुझे जैसे chess is a very rich game, वैसे life is a very rich experience। मेरे को वो idea बहुत better लगता है than just a life is very simple वाले तरफ से। So I tend to move in the other camp, which is the other way how I think that जैसे chess के अंदर बहुत ही कुछ है, वैसे जिंदगी में भी बहुत ही कुछ है। That's the second analogy। Yeah, I relate with it because जब मैं फुटबॉल खेलता था, so I would keep thinking how football is like a metaphor for life and how I learned so much about life from football. And I feel whatever you're obsessed with, that becomes your lens to look at the world. You start drawing metaphors in whatever you're obsessed with. जैसे I'm sure जो singer है उनको लगता होगा कि singing is so much like life. I agree with you, but इसको उल्टा करके भी देख सकते हैं ना कि अगर आपने फुटबॉल पिक किया तो आपने क्यों पिक किया फुटबॉल, तो कोई आप सिंगिंग भी तो पिक कर सकते थे। तो अब अगर आपकी बाकी की जिंदगी में म्यूजिक फुटबॉल विल हैव बेटर एनालिसिस बिकॉज दैट इज व्हाट योर पर्सनालिटी वाज। तो अगर मैंने पिक किया तो एक ऑब्जेक्टिवली सेम चीज नहीं है ना लाइफ। तो जिसने जो पिक किया उसी ने वो पिक किया और उसी को जिंदगी काइंड ऑफ। तो आप कह रहे हो कि आपने क्या पिक किया है वो भी एक पर्सनालिटी टेस्ट है। यस तो उसको उसकी जिंदगी एग्जैक्टली सब्जेक्टिविटी है ना। व्हाट इज लाइफ इज आल्सो सब्जेक्टिव ना। लाइक यू सेड कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल यू सेड कि लाइफ अगर आसान हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। सिंपल हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग हैं जिनको लाइफ सिंपल पसंद है तो मे बी वो लूडो चूज करेंगे। ओके, लूडो इज इनहेरेंटली नॉट कम्पिटिटिव, इट्स अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट इवन अ स्किल गेम। सो जिसको स्किल में खुद को चैलेंज करना पसंद है, जिसको पसंद है कि वो बहुत सारे वेरिएबल के साथ काम करे, वो चेस पिक करेगा। जिसको पसंद है कि यार 2-4 ही वेरिएबल है, वो मे बी लूडो प्रेफर करेगा। मोटा जिसको फिजिकल हाई पसंद है वो फिजिकल गेम पसंद करेगा। जिसको मेंटल पसंद है वो मेंटल करेगा। जिसको कम्युनल पसंद है वो कम्युनल पिक करेगा। जिसको सॉलिटरी इंडिविजुअल पसंद है वो इंडिविजुअल। सो यू आर सेइंग द पैशन यू पिक is the first personality test that you go through, something like that। yes मेरे हिसाब से this is the highest ultimately आपने काम क्या पिक किया। अपना MBTI टेस्ट होता है ना, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट, तो हमने एक अपना पर्सनालिटी टेस्ट बना लिया है। नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे मैंने किताबें लिखना चूज किया एज अपोज टू फिल्म मेकिंग बिकॉज अगर मेरे हाथ में मेरे प्रोजेक्ट के सारे एस्पेक्ट की फुल कंट्रोल नहीं है तो मैं आई विल नॉट बी एबल टू स्लीप एट नाइट। तो फिल्म मेकिंग में आप कितना भी कर लो, यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, राइट? सो दैट्स समथिंग आई कैन नेवर लिव विद। लाइक आई एम अ कंट्रोल फ्रीक, सो दैट्स समथिंग आई गेट टू प्रैक्टिस व्हेन आई राइट बुक्स। ओके, आई थिंक ये अच्छा अप्रोच है। Let's just tell me some important books in your life, or I can tell some important books in my journey as a reader, and we can try to philosophize the concepts of those books. Basically क्या है, जो मेरे को पसंद आई किताबें वो बहुत ही जेनरिक किताबें हैं। तो जैसे there is this book called Think and Grow Rich। अरे तो वो जेनरिक नहीं। मुझे ये बताओ कि आप किताबें हम काफी अलग अलग चीजें समझने के लिए पढ़ते हैं। मोस्टली आप आई वुड से सोसाइटी को या पॉलिटिक्स को या इकोनॉमिक्स को, इस तरह की चीजें पढ़ने के लिए आप
किताबें पढ़ते हो, बट व्हाट अबाउट रीडिंग बुक्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर? व्हाट अबाउट दैट? ये वो तो आप देखो, हर एक इतनी किताबें लिखी जा चुकी है कि आप जो भी चीज पिक करो उसके लिए लिखी हुई है, तो अंडरस्टैंडिंग पीपल तो फेवरेट है। आप मतलब इट इज रियली, आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिकली लिटरेचर, मेरे को लिटरेचर समझ में आता है, जो फिक्शन है लिटरेचर है, वो लोगों को समझने के लिए होता है, जितना मुझे पता है। ऑब्वियसली मेरे हिसाब से यू कैन डू वेरी वेल एट इट। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, पर साइकोलॉजी से भी किया जा सकता है pick। मतलब देयर आर वेज इन व्हिच यू कैन डू दिस डेफिनेटली। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि आपने साइकोलॉजी में ऐसा क्या पढ़ा जो लोगों को समझने में आपको हेल्प हो? हाँ, तो वो ये मंगर और बफेट वाला ही आइडिया है, दैट बेसिकली जो इंसेंटिव्स हैं दे ड्राइव ह्यूमन बिहेवियर। तो आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह से इंसेंटिवाइज कर रखा है, एंड इंसेंटिव इज नॉट जस्ट मॉनेटरी इंसेंटिव, कुछ भी जो किसी बंदे को चाहिए अगर आप उसको देते हो, तो आप किस कंडीशन पे दे रहे हो इज इंसेंटिवाइजेशन। तो उससे आप ह्यूमन बिहेवियर को ड्राइव कर सकते हो मोटा मोटा। तो वो आप दिस इज वन आइडिया ऑफ एग्जांपल वेयर यू अप्लाइड दिस? हाँ जी, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल वेयर यू अप्लाइड दिस? ये बेसिकली नॉर्मली माना जाता है कि कस्टमर को खुश करने से बिजनेस बड़ा होता है। तो मेरा मोटा मोटा मानना था कि मैं मेरे कस्टमर को नहीं खुश करूंगा, मैं मेरे एम्प्लॉयज को खुश करूंगा। तो मैं आई वांटेड जो एम्प्लॉय मुझे रिपोर्ट करते हैं दैट दे शुड बी हैप्पी इन लाइफ। तो उससे पता नहीं, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ चांस आई कुड हैव गॉन रॉन्ग, बट उससे ब्रॉडली आई थिंक कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आ गई और अच्छे लोग टिक गए, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई। तो आई होप मैं आपका क्वेश्चन का आंसर। Anything you learned from fiction about people? यार वो है, देयर इज अ टॉपिक दैट आई थिंक यू नो, तो उस पे वो इट्स अल्टीमेटली अ वेरी लार्ज एरिया वेयर यू कैन अंडरस्टैंड पीपल दैट 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 कैन बी देन अप्रोच्ड लाइक दैट। रॉबर्ट ग्रीन ने कई किताबें लिखी हैं इस पे। रॉबर्ट ग्रीन कि अभी मैं लास्ट जो किताब पढ़ रहा हूँ लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर है। मैं आई हैड अंडरएस्टिमेटेड हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर। उसने ये लॉज ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर वगैरह लिखी थी, तो आई थॉट दे वर एसेंशियली अ गुड रीड बिकॉज नेगेटिव चीजों की कोई बात करता नहीं था। बट अभी मैं लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, उसकी अच्छी ग्रिप है ऑन द इनहेरेंट इरैशनैलिटी। जैसे ये मंगर ये सब भी लिखते हैं इस पे, बट जो प्योरली फ्रॉम द साइकोलॉजिकल रेल्म वो भी काफी अच्छी है। So, give me an example of what you took away from either of the Robert Greene books. ये लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में भी ये कह रहा है कि बेसिकली जैसे माइंड में 3-4 लेयर्स है, जिसे इरैशनैलिटी क्रीप इन करती है, और आप खुद को इरैशनल अगर खुद को मान लो कि आप इरैशनल हो, तो कई जगहों पे वो आपको समझ आने लगता है। बेसिकली इरैशनल लोग रिएक्ट करते हैं नेगेटिवली, और उनकी डिसीजन मेकिंग कैसे फर्क होती है। और जो रैशनल लोग हैं वो अपने इमोशंस को थोड़ा सा फैक्टर इन करके डिसीजन लेते हैं, जहां उनको पता है कि उनके इमोशंस कुछ और कह रहे होंगे लेकिन सही फैसला कुछ और है। तो बेसिकली रैशनैलिटी के लिए आपको अपने इमोशन से एक थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है टाइम एंड टाइम अगेन। वो बैलेंस जो है उसको उसकी वो बात कर रहा है। अगेन वेरी सिमिलर टू ये जो कस्पारोव वाली किताब में मैं अभी पढ़ रहा था, तो ये इसकी पहला मैच कार्पोव के साथ हुआ था आई थिंक 1985 में 84 में। तो वो शुरू में ही गोज इनटू डिटेल के ये इतनी 15 साल तक वर्ल्ड चैंपियन नहीं रहता अगर ये if he had not understood his own thought process and his own decision making process at 21 year of age, जो इसने वो 5 महीने इसने स्ट्रगल किया कार्पोव के साथ। तो वो जो वो सेल्फ नॉलेज, सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग है, जैसे संजू भी कहता है इस पे, द आर्ट ऑफ वॉर का भी पार्ट है कि टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, मन जीते जग जीत वगैरह वगैरह। मतलब देयर आर मेनी एंगल्स फ्रॉम विच
you approach this. I hope I'm making sense to you. See, I understand कि you need to be rational, but does the book talk about how to be rational? Of course, मैं अभी I'm borderline वहाँ पहुंचा नहीं हूँ how the book is approaching that, but ये अपने को वैसे ही पता है यार. बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने पढ़ाई करनी है तो आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप को फोर्स कर रहे हो, वो यही है. इट इज अल्टीमेटली क्या है, रैशनल है ना. आपको कोई कम्पिटिटिव एग्जाम कैसे पास करना है, बहुत सारी मेहनत करके करना है. जब आपका मन नहीं कर रहा आप तब भी कर रहे हो, ये वही है. एसेंशियली आपने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया ना अपने इमोशंस के साथ. वो आइडिया प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ. अगेन सी, ये वन एरिया है ना. दूसरा है आपको गुस्सा है, आप गुस्से पे नहीं बोलते हो, आपको शांत हो जाते हो, ये भी वही है. सो देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर योर व्हाटएवर योर इमोशंस आर, आप कोई उस इमोशन को जब इंडल्ज नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं वो रैशनैलिटी के लिए ही कर रहे हो ना. अगर किसी को मुक्का नहीं मारते हैं बाय एंड लार्ज आजकल हम, तो वो ऑल ऑफ दैट इज, वो इमोशन तो वही है पुराने वाले सारे के सारे. मतलब दिस इज, काफी बार तो मुझे लगता है कि सारी गेम इम्पल्स कंट्रोल पे आ जाती है. इफ यू हैव गुड इम्पल्स कंट्रोल, तो आप अभी आप क्या कह रहे हो, आपने ना, द वे आई अंडरस्टैंड योर स्टेटमेंट इज कि आपने एक चीज समझी कि इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है. ये डिसीजन इज अ रैशनल डिसीजन ना. अब इम्पल्सेस को आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा कि किस चीज को मैं इम्पल्स बोलूंगा, फिर जिस चीज को आप इम्पल्स बोलोगे उसको आप कंट्रोल करने लगोगे. तो ये सारा प्रोसेस उस इमोशनल डिस्टेंस के लिए ही है कि आप जो भी आपकी अंदर से जब भी इमोशन आया, कुछ भी आया, उस इमोशन को आपने एक फिल्टर से क्रॉस कराया. उस फिल्टर ने आपको बताया, जो भी आपका फिल्टर था कि मुझे इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है, जो भी आपका फिल्टर था, उसके बाद में अब आप अपने बिहेवियर पे डिराइव करते हो. फिर वो कहता है कि बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स है उनमें इसकी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम भी आ रही है, क्योंकि अगर आपका सो कॉल्ड फिल्टर ठीक नहीं है तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग, है ना. यू आर नॉट ट्रस्टिंग योरसेल्फ, यू आर नॉट, वो आपका इंटरनल मेंटल बैलेंस के लिए काफी कुछ हो सकता है. मतलब बेसिक लॉजिक ये है, आई थिंक. इट साउंड्स लाइक यू आर सेइंग कि जिसको भी मैं इम्पल्स टैग दे रहा हूँ, सो इम्पल्स टैग इज लाइक अ नेगेटिव टैग. सो अगर मैं इम्पल्स टैग दे रहा हूँ, सो आई विल ट्राई टू कंट्रोल इट. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? आई एम सेइंग कि देखो, अल्टीमेटली द होल प्रोसेस ऑफ बीइंग रैशनल ये वाइड स्प्रेड है. मतलब हर आदमी करने की कोशिश कर रहा है. अब उसको, जैसे आपने कोई भी किसी भी भाषा में आप बोलोगे तो वो अल्टीमेटली वो सेम ही चीज करेगा ना. अगर मैं बोलूंगा मुझे किसी चीज को गुस्सा करना, मैं कहूँगा मुझे गुस्सा नहीं करना, आप बोलोगे मुझे इम्पल्स कंट्रोल करनी है. कि कोई कुछ और कहेगा कि मैं ग्रिट के थ्रू कामयाब होता हूँ. तो वॉट एवर योर, हाउएवर यू क्रिएट रैशनैलिटी फॉर योरसेल्फ, वो चीज सेम ही है कि आपके जो भी इमोशन थे उस इमोशन पे नहीं चले आप. आपने अपना माइंड से कंट्रोल किया कि आप क्या करना चाहते हो अपने एक्शन को, और वो फिर इमोशंस धीरे धीरे फॉलो करते हैं. बेसिकली वो रैशनैलिटी क्रिएट करने का यही तरीका है. बट मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि उठ के काम करना मेरे लिए एक इम्पल्स था, या जिम जाना मेरे लिए एक इम्पल्स था. मतलब आई डोंट वांट टू कंट्रोल ऑल इम्पल्सेस, आई वांट टू कंट्रोल द नेगेटिव इम्पल्सेस. हाँ, तो वो ना सब्जेक्टिव है फिर. और वो चेंज भी होता रहेगा कि किसी ने अपने आप को कैसे कामयाब किया, एंड देन अल्टीमेटली मेरे हिसाब से कोई फ्लॉज भी रह जाएंगे उसमें. व्हाट गेट्स यू हियर डज नॉट गेट यू देयर ना. तो आप जहाँ पे भी हो, आप एक प्रोसेस फॉलो करके आए हो, फिर आपकी लाइफ की स्टेज कुछ और आ गई है तो वो इट विल नो लॉन्गर वर्क. तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा, फिर आप आगे चलोगे. मतलब नथिंग इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम फ्री. एक वो स्टोरी है ना, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द मार्शमैलो टेस्ट. हाँ जी, हाँ जी. कि कुछ बच्चों को, 4 साल के बच्चों को मार्शमैलो के साथ छोड़ा. जिन बच्चों ने उस मार्शमैलो को रेजिस्ट कर लिया इन एक्सचेंज फॉर अ ग्रेटर रिवॉर्ड लेटर, those kids went on to do much better in life than the ones who gave in. अब बेसिकली मैं इसको लॉन्ग टर्म थिंकिंग कहता हूँ कि तो जो भी लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए आपका कंट्रोल सारा ब्रॉडली द वे आई अंडरस्टैंड इज कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग से कंट्रोल आता है आपको आपकी जिंदगी का. शॉर्ट टर्म के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है. आप अगले 1 मिनट में क्या कर सकते हो, ये चॉइसेस ऑलरेडी सेट है. लेकिन 1 साल में क्या कर पाओगे या 1 साल बाद का 1 मिनट में क्या कर पाओगे, वो दैट चॉइस इंक्रीजेस. तो जितना भी आप लॉन्ग टर्म, जो ये मार्शमैलो टेस्ट इज अ स्मॉल टेस्ट फॉर किड्स, बट एज एडल्ट्स आल्सो जितना आप लॉन्ग टर्म व्यू लोगे किसी चीज का,
उतना मेरे हिसाब से बहुत सही रिजल्ट्स आते हैं. Yeah, so like in last 2-3 years, I've seen that once I've gotten, say, a little financially secure, I'm able to think long term a lot more. जैसे ही I don't have to worry about my immediate needs, so I'm able to think about even 10 years down the line कि 10 साल बाद यहाँ होना है. पहले मैं वो 3 महीने के लूप से आगे निकल ही नहीं पाता. वो मेरे को ऐसे फिर भी लगता है ये आपकी पर्सनालिटी के साथ ताल्लुक होगा. कई लोग फाइनेंशियली सिक्योर होने के बाद और शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं. तो वो कुछ जरूरी नहीं है कि मतलब इट इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर पीपल हु आर ट्रूली लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, बट देयर आर एन एज के साथ भी फर्क पड़ता है. कई एक एज के बाद में हो सकता है आपको सिर्फ लाइक चॉकलेट कौन सा खाना है या मिठाई कौन सी खानी है, इससे ऊपर आपको मन ही ना करे सोचने का. वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आई अंडरस्टैंड, बट मेरे ख्याल में कोई ऐसी इनहेरेंट चीज नहीं है जिसके बाद में लॉन्ग टर्म थिंकिंग आएगी या नहीं आएगी, या रहेगी या नहीं रहेगी. मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आ भी सकती है और कभी जा भी सकती है. और हो सकता है आपके जो पहले 3 महीने थे वो भी आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी, आप कर नहीं पा रहे थे, बट अल्टीमेटली टू कंटिन्यू टू डू थिंग्स टिल दे वर्क इज ऑल्सो समवेयर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑल्सो. So any books come to mind which were so bad that बहुत सारी है. तो बेसिकली मेरे को लगता है कि द ओनली गुड वे टू राइट अ बुक इज इफ यू टॉक अबाउट दैट टॉपिक थ्रू योर आइज. द मोमेंट यू मेक इट इनटू अ जेनेरिक डिस्कशन यू लूज द रीडर. तो मेरे को अगर इनोवेशन के बारे में बात करना है तो मुझे बात करना होगा मैं इनोवेशन कैसे कर सकता हूँ, क्या रहा है कुछ. The moment I dissociate innovation with my experience, या मैं बहुत सारे इनोवेटर के साथ बात करके प्रोसेस को स्टडी कर सकता हूँ, पर जैसे ही मैंने वो शॉर्टकट मारा और मैं इनोवेशन की बात करने लग गया विदाउट हैविंग लाइक दैट डायरेक्ट कनेक्ट विद द एक्सपीरियंस ऑफ इट, किताबें तो गंदी खराब से खराब हो जाएंगी. Okay. So any books come to mind which have made this error? ऑल द टाइम. बेसिकली क्या है, जो भी किताबें ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए लिखते हैं ना लोग, कि कोई लेटेस्ट टॉपिक पकड़ लिया, उस पर ये किया वो किया, लाइक तो वो ऑल ऑफ देम आर यू टू पिक. कोई टाइम टेस्टेड होती है तो अच्छी रहती है, बट और कोई हैश रिहैश. Yeah, you mentioned time-tested books, which like I was having this discussion with a friend, how the pace of putting out books from the traditional channel, एक book put out करने में 2 साल लगता है, which means कि any trend which is fast changing cannot be learned through books. Unless the whole process of fast changing trends is a Following a pattern. Yes. Can you think of an example like a fast changing trend which is following a pattern? Yeah, basically क्या जो there is ultimately only one example which you will have in mind कि टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, उससे दुनिया चेंज हो रही है. तो दुनिया टेक्नोलॉजी आने से चेंज होती रहती है. हर 50-100 साल के बाद में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जैसे सब लोग चेंज हो जाते हैं. तो आप किसी भी पुरानी किताब को पढ़ के उस पर क्या रिएक्शन है, ह्यूमन बीइंग कैसे रिएक्ट करते हैं, सोसाइटी कैसे अडॉप्ट करती है, क्या फियर होता है क्या नहीं होता है, और हर बार वो कहते हैं ये इस बार नहीं होएगा, ये क्या कहते हैं रेलवे इंजन के बाद में तो खराब ही हो जाएगा सब कुछ, कोई ये शिप आने के बाद तो ऐसे ही हो जाएगा, तो वो टाइपराइटर आने के बाद तो बस खत्म हो जाएगी दुनिया. तो वो हर बार का ही पैटर्न है ना. तो टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसा आज के दिन में नहीं हो रहा है जो पहले नहीं होता है. नथिंग. बट अगर मुझे जानना है कि नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या होगी, उस पर कोई किताब हो ही नहीं सकती ना. उसके लिए किताब, इनफैक्ट मुझे जानना है कि आज क्या हो रहा है तो उसके लिए किताब नहीं होगी. वो उसके लिए मैगजीन होगी या जो बिल्कुल लेटेस्ट पीरियोडिकल है वो होगा, पर वो भी रीडिंग है ना. या पॉडकास्ट होंगे.
ऑडियो कर सकते हो, बट आई एम अगेन इफ यू आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग तो आपको चीजें मिल जाएंगी जो ज्यादा करंट है। किताब आपको रीडिंग, अगर आप बुक को रीडिंग मानते हो तो आई एग्री विद यू, 2 साल पुरानी होगी। लेकिन अगर आप एक मैगजीन को पढ़ते हो तो हो सकता है 2 हफ्ते पुरानी भी मिल जाए आपको। आप पढ़ते हो मैगजीन? अभी तो नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट इनटू करंट नॉलेज, तो मुझे वैसे ही नहीं चाहिए होती है। मतलब द ओनली करंट में फिर कंफ्यूजन भी उतना ज्यादा है ना, तो जो जो व्हाट इज हम रॉन्ग विद करंट नॉलेज? सो बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल वाली बात है ना। तो द होल आइडिया आपको पढ़ना क्यों है? मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है ताकि आपको थ्योरी पता हो किसी चीज की, क्योंकि प्रैक्टिकल कर करके फंस जाओगे। तो अल्टीमेटली आप क्या करते हो, पहले थ्योरी, मोटा मोटा प्रोसेस क्या है, एक बार थ्योरी अगर आपको पता है, फिर प्रैक्टिकल जब आप कर रहे हो तो आपको थ्योरी के एरर समझ में आ जाएंगे प्रैक्टिकल करने में क्या है। और कुछ ना कुछ अगर तालमेल दोनों का है तो आप बना के कर लोगे। अगर सिर्फ प्रैक्टिकल कर करके आपको बनाना है और थ्योरी पता ही नहीं है तो यू कैन बी वेरी वेरी लॉस्ट। तो बेसिकली 2 ही स्टेप का प्रोसेस है। फिर आप प्रैक्टिकल लोगों के बारे में पढ़ सकते हो कि जिन्होंने थ्योरी तो ये थी, प्रैक्टिकल इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। तो हाँ, 10 लोगों को आपने पढ़ लिया कि वो प्रैक्टिकल एरर्स क्या थे उस थ्योरी के अंदर। ओके, सो आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, पॉडकास्ट सबसे अब नहीं, नॉट नॉट एट दिस स्टेज। में एक स्टेज था जहाँ आई थिंक एक एज होती है जब तक आप यू बिकम वेरी वोरेशियस कंज्यूमर ऑफ इंफॉर्मेशन। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू डोंट नीड इंफॉर्मेशन, मतलब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं है, ये नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। ओके। हम्म। सो आप खाली बैठे होते हो तो क्या करते हो, मतलब फोन पर या कैसे? उन पे तो मैं कुछ ज्यादा नहीं बिठाया, जैसे मेरी जो भी हॉबीज है, वो चेस है, एक दो और है, तो वो फिजिकल फिटनेस है, तो जो वो वट एवर थिंग्स दैट आई एम परस्यूइंग, मैं उसकी उस सब्जेक्ट की पढ़ाई में आगे जाने की कोशिश करता हूँ। नई नई चीजें तो जानने के लिए मेरे को वैसे जैसे आप किसी से मिलने गए हो और उन्होंने बोला आपको आधा घंटा वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा, तो आप उस आधे घंटे फोन पे क्या करोगे? देखो, अगर मुझे पक्का पता है कि मेरे को बोर होना है, फिर तो मैं किताबें लेके जाऊंगा 2 4। अगर नहीं, रैंडमली, मान लो नहीं पता है फिर जो भी जिस तरह से एंटरटेनमेंट कर रहे हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आधा घंटा खर्च खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो नो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट। और किताबें लेके जानी है तो जो आप अभी पढ़ रहे हो वही किताबें आप ले जाओगे? यूजुअली विषय है सारे, तो उन विषय जो जिन टॉपिक्स पे मैं मेरा दिमाग चल रहा है, उन टॉपिक्स के ऊपर होगा वो सब कुछ। आजकल किन टॉपिक पे चल रहा है दिमाग? चेंज होता रहता है। मेरा फिक्शन में मैं गया था, थोड़ा सा मेरे को समझना था कि भाई बेसिकली क्या है कि जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन वाले लोग हैं, उनको ना लोग थोड़े कम समझ में आते हैं, खास तौर पे बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट के बाहर। हमें वो तो समझ जाते हैं हम कि किसी ने चाबुक चला के या कैरेट एंड स्टिक तक तो हमें समझ में आ जाते हैं लोग। बट उसके अलावा जो बिजनेस की दुनिया के बाहर लोगों का क्या बिहेवियर है, उसके लिए आई थॉट फिक्शन वाज अ गुड, इट वाज अ गुड टाइम फॉर मी टू स्टार्ट फिक्शन। तो मैं उस जॉनर में थोड़ा बहुत गया। तो ये जापानीज ऑथर है, कोई और है 2 4, तो उनको मैं पढ़ा, वो अच्छा है, आई कुड कनेक्ट विद देम। सो ऑन दिस टॉपिक मेरे साथ कुछ हुआ कि जैसे मैं एथीस्ट हूँ, राइट? तो मुझे पूरी लाइफ समझ में ही नहीं आता है कि कैसे लोग, लाइक व्हाई डू पीपल बिलीव इन गॉड। मेरे को कभी ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया। पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि हाउ डू एंड व्हाई डू पीपल बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। तो समझ में ही नहीं आया कि लोग समझते हैं कि दिल वेयर अ स्टोन इन देयर हैंड एंड इट विल चेंज द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स। दिस जस्ट नेवर मेड सेंस टू मी। And then I read a book about free will, and that explained that how people believe that one action affects every action in the world, and one thing leads to another. And that just made me realize that how people believe in astrology and how they believe that planetary movement affects their lives, and everything just like added up after that. नहीं, ये गलत तरीका फॉलो किया आपने। ऐसे Nothing नहीं समझ, is मैं बताता हूँ कैसे समझना। तो जो इसको समझने का प्रोसेस है, एक पंडित के पास जाओ, अपनी इसके कोई पास सच, पंडित। एक पंडित के पास जाओ, एक के पास जाओ, और 100, नहीं तो बेस्ट, अगर बहुत ही अच्छा समझना तो 100 पंडितों के पास जाओ।
अपनी कोई एक प्रॉब्लम बोलो, मेरी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ला ला ला, फिर उसने जो पत्थर बोलेगा वो वाला पत्थर हाथ पे लगाओ, पहनो, फिर जिंदगी जियो वो वाली। इसके कम में नहीं समझ आएगा। द होल आइडिया ऑफ, एम्पेरिकल एक्सपेरिमेंट करो ऐसा। ये अभी आप फिर भाषा में करो ना, तो भाषा से आपको बाहर आना पड़ेगा। जो ये बिलीफ की दुनिया है, इसके अंदर आपको ये सब समझने की, सो अगेन आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि समझा जा ही नहीं सकता। आपको तजुर्बा करना पड़ेगा। द वे ओनली वे ऑफ डूइंग दिस इज टू एक्सपीरियंस इट। द वे टू बिलीव इन दीस स्टोन्स एंड ऑल दैट। experience it. So there will again, it will be a journey on it, onto its own. The only way to build any understanding is not to read a book. Ultimately, the way to understand is to experience it, to do it. और आपने किया है कोई एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस? यार मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, तो आई मेट समबडी है, उसके अंदर मैं बड़ी देर हिला रहा एक्चुअली। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ना किसी ने बोला ऐसा ही, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो माय सन वाज स्लीपिंग इन द नाइट और बड़े खराब खराटे मार रहा था, तो गला खराब था, ये था वो था। तो मेरे मन में आया कि मेरे भाई, मेरा बच्चा, उसके जैसे फोरहेड पे मैंने हाथ रखा और मैंने कहा तेरे खराटे बंद हो जाए, पूरे जिसको मन से बोलते हैं ना, तो यार भाई मेरे बच्चे कुछ नहीं, बंद हो जाए। और वो एक बार बंद हो गए खराटे, पूरे फ्रॉम फुल ब्लोन टू बंद। फिर मैंने कहा ये तो ऐसे कैसे हो सकता है? इट वाज इन कंप्लीट डिसबिलीफ एंड इट हैपेंड विद मी ऑल द 13-14 इयर्स ऑफ ह्यूमन। तो मैंने कहा दोबारा ट्राई करते, वो दोबारा बंद हो गए। फिर मैंने तीसरी बार ट्राई किया, वो तीसरी बार बंद हो गए। दोबारा शुरू हो जाते थे कुछ भी। फिर मैं बोला चलो ये एक रात हो गया, बहुत हो गया, अब सो जाते हैं। आई स्लेप्ट। अगली रात को फिर से आई ट्राइड एंड दोबारा से सेम पैटर्न। एवरी टाइम आई वुड सिंपली हैव द फुल इंटेंशन के साथ उसको मैं टच करके बोलूंगा तेरे खराटे में, वो बंद हो जा रहा था। यहां तक की भी कहानी ओके ओके। इसके बाद क्या हुआ, व्हाट रियली स्टम्प्ड मी वाज कि हो गया एक्सपीरियंस। मैंने कहा ठीक है यार, कुछ एनर्जी लगी होगी, हाथ हिल गया होगा उसका, कुछ लाइक एक सूदिंग टच होगी उसके मन में, कुछ कामनेस मिल गया होगा उसको फिजिकल कॉन्टेक्ट से। उसके बाद क्या, मैं अभी एक किसी हॉस्पिटल में था और क्या कहते हैं, मेरे यूजुअली आई स्लीप इन द डे फॉर सम टाइम। तो मैं सोने की कोशिश की, मेरे 10 मिनट 15 मिनट की विंडो थी उसके, यहाँ पे मैं पीछे गर्दन टिका के सो जाता हूँ। एंड व्हेन आई स्लीप, तो मैं अपनी आंखों के आगे ना कुछ गर्म ये कपड़ा रखता हूँ, सो दैट माय आईज आर कंप्लीटली डार्क, चाहे कुछ भी हो कमरे में। और मेरे ऊपर एक लाइट चमक रही है एकदम सर के ऊपर, सर के ऊपर। तो मैंने बोला चल टाइम फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आंख बंद करी, बोला चल इमेजिन, मतलब लेट माय आईज बी इन कंप्लीट डार्कनेस। तो ये थोड़ी देर होगी मुझे करते करते, तो थोड़ी डार्क हो रही थी, ये हो रहा था, बोल रहा था कुछ जितना हो सकता है। उसके बाद बिलीव मी, विद इन लाइक 30 सेकेंड्स एक जो हॉस्पिटल का बंदा ट्रॉली लेके आया, उसने धाड़ देनी सी स्विच के मारा अपना ट्रॉली, और वो मेरे ऊपर वाली लाइट बंद हो गई खटक। एंड उसके बाद मैंने ठीक करने की कोशिश करी, वो ठीक ही नहीं हो पाई उनसे। और मेरा जितना का टाइम था वो बिल्कुल शांति से बगैर उस लाइट के व्यतीत हो गया। उस दिन के बाद में मुझे कंप्लीटली वर्थ माय वाइल लग रहा है। आप, एंड आई रेकमेंड इट टू यू कि कभी अभी भी अपनी आंखें बंद करो और एक दुनिया के अंदर ना एक इच्छा छोड़ दो कि मुझे नहीं पता क्यों, मुझे नहीं पता कैसे, मुझे नहीं पता क्या, लाइक दिस इज माय विश टू द, वो पूरे मन से क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जिंदा रहना, मरना, अमीर होना, गरीब होना, ये प्रॉब्लम, वो मेरा ये खाना आ जाए, वॉट एवर द फक इट इज, जस्ट एवरी Billionaire in this decade. Billionaire in this decade. हाँ, तो वो यू टू जस्ट क्लोज योर आईज। अगर That आपको is my wish. अगर आपको कंसिस्टेंट है तो आंखें बंद करो और बिल्कुल पूरे मन से एक बार बोलो मेरे को ये चाहिए। मेरे लिए अभी के लिए इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली। बट मेरे को होए ना होए ना होए, मुझे क्लैरिटी आती है और एकदम पीस आता है और एकदम बिल्कुल व्हेन यू आर डूइंग दिस, तो यू गेट एब्सोल्यूट यूनिटी इन योर माइंड।
कि मुझे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ. कंप्लीटली रेकमेंड. कुछ समझ में आवे आवे ना आवे ना आवे. क्या बात है. मैं ये सोच, so I am so stuck in my thoughts कि like I believe nothing is predetermined. I don't believe there is any higher power. कोशिश करते हैं. अगर देखो समझने, जैसे ये था अपना हिंदुस्तान का सबसे मशहूर मैथमेटिशियन कौन रहा है? रामानुजन. तो तो अब रामानुजन जो था उसको वो लिख देता था फॉर्मूले. किसी ये 1a का क्यूब प्लस बी का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल टू ये फॉर्मूला. और उसके दिमाग में प्रूफ आता ही नहीं था. तो तो जो समझ पाना किसी चीज को, किसी को एक्सप्लेन करना, होना कोई एक्सप्लेनेशन और सच होना, ये अलग अलग फिनोमिना है. तो द होल आइडिया कि आप किसी चीज को डिराइव करोगे तभी उसका उत्तर सही होगा या नहीं होगा. 2 मिनट के लिए से अपने आप को फ्रीडम दो और आप गिव योरसेल्फ द लिबर्टी टू कम टू द आंसर. एंड बनती रहेंगी एक्सप्लेनेशन. आज नहीं बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी. So you believe that there is some majestic power. आई एम सेइंग आई बिलीव वॉट एवर आई बिलीव. तो मेरे लिए कोई, आप जो बोल रहे हो तो आपके शब्द है, मेरे तो बिलीव मेरे मुंह से आएगा. Is it like manifestation कि आपने कुछ जो आप चाहा? बोल रहे हो मेरे से ये कुछ रेजोनेट कर नहीं रहा है. None of whatever you are saying is resonating. How do you explain what, like you are wishing for things and they are happening? Definitely, I have no explanation for it. Of course, how do I? I don't have any expectation for an explanation. All I'm saying is that I find it worth my while to close my eyes and pray every way. पूरा मेरे को क्या चाहिए दुनिया से इस समय, आंख बंद करके मांग लो. I am complete. It's a new experiment for me and I am pro it. कब होता है नहीं होता वो तो अल्टीमेटली क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें आई एम नॉट गोइंग देयर नाउ. Okay. ठीक है, I think that's all I have right now.